हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ का पेपर आने वाला है और हम आपके लिए छत्तीसगढ़ का राइट कंट्रोल एक्ट की एक छोटी सी वीडियो लेके आए थे, जिसमें हम सेक्शन 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9। तो आइए देखते हैं सेक्शन 9 क्या बात करता है। सेक्शन 9 बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। जैसे कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करती है रेंट कंट्रोलर को, तो अब उसके क्या पावर और फंक्शंस होंगे और वो क्या करेगा। तो सेक्शन 9 का क्लॉज 1 बोलता है द रेंट कंट्रोलर शेल एक्सरसाइज सच पावर, perform such function and discharge such responsibility within its territorial jurisdiction as the government may by notification। मतलब जो रेंट कंट्रोलर होता है वो सारी पावर, सारे फंक्शन और उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करता है। कहाँ पे करता है? जो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। आपको पता होगा 3 जुरिडिक्शंस होते हैं हमारे पास, पिकनरी जुरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो उसका जो एरिया उसको बताएगा, जो उसकी टेरिटरी है, वो उसके अंदर के जो सारे फंक्शंस होंगे उसको करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करेगा। और वो फंक्शंस कौन बताएगा? उसको गवर्नमेंट। बट उसके अंदर क्या क्या उसे सबसे पहले करना होता है? फर्स्ट, उसे रिकन्सिलियरिंग डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको वो करना पड़ता है। उसको राइट्स को सिक्योर करना पड़ता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, और उसको इन्फोर्स जो ऑब्लिगेशंस होते हैं टेनेंट और उन सबके जो है वो सब उसे इन्फोर्स कराने होते हैं। ठीक है। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर। अगर रेंट कंट्रोलर के पास कोई प्रोसीडिंग्स आती है तो वो उसे कितने टाइम में कंक्लूड करेगा? कंक्लूड विद इन 6 मंथ्स। तो वो यहाँ पे एक ये आ जाता है कि कितने टाइम में वो कंक्लूड करते हैं, तो 6 मंथ्स। तो यहाँ से आप अपने एक MCQ तैयार कर सकते हैं कि 6 मंथ्स में उसे कंप्लीट। अभी 6 मंथ्स कब से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ अपेयरेंस। जब से उसकी फर्स्ट डेट ऑफ अपेयरेंस होती है तब से। of the from the first date of appearance of the respondent in response to summons issued for his appearance in the case, or from the date on which the respondent is ex parte। या तो समन्स के बाद जो उसकी डेट होगी वहाँ से, या फिर जब से रिस्पोंडेंट एक्स पार्टी हो जाएगा तब से। तो सेक्शन 9 में बहुत छोटी सी बात की गई थी कि जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है उसे वो सारे फंक्शंस और पावर करने होते हैं। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड रहती है। रिकन्सिलियरिंग करने होते हैं, सिक्योर करने होते हैं और इन्फोर्स करने होते हैं। और जो भी सारी अगर कोई प्रोसीडिंग आ जाती है तो उसे कितने में कंक्लूड करनी पड़ती है? उसे 6 मंथ्स के अंदर उससे उस प्रोसीडिंग को कंक्लूड करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरसी कोई प्रोसीजर को तो फॉलो करेगा। आरसी थोड़ी ना अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करता रहेगा। तो सेक्शन 10 बताता है कि कौन सा प्रोसीजर होता है जो आरसीए को फॉलो करना होता है। द आरसीए एंड द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे हमने दोनों की बात की कि दोनों का प्रोसीजर, पावर एंड फंक्शंस दोनों के अलग अलग है। उसके पावर एंड फंक्शंस जो हमारा होता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सेक्शन 8 में और रेंट कंट्रोलर के सेक्शन 9 में, बट जो प्रोसीजर है वो दोनों का सेम है। शेल द आरसी एंड आरसीटी शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय सीपीसी। तो ये कोई सीपीसी के प्रोसीजर से गवर्न नहीं होते हैं, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पीएनजे। बट कहाँ से ये जो पीएनजे का रूल होता है वो इनके ऊपर अप्लाई होता है एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। और या जो इस एक्ट में बताए गए होंगे, जो इस एक्ट के अंदर रूल्स बनाए गए होंगे उससे वो लोग गवर्न होंगे। पावर टू, और उनके पास ये पावर होती है कि वो अपना ओन प्रोसीजर ले सके। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट शेल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन सीपीसी। और उनके पास वो सारी पावर होती है जो आपके सीपीसी के पावर्स होती है। ठीक है। वाइल ट्राइंग, जब कब उनके पास सारी पावर होती है जब वो किसी भी एक ट्राई कर रहे हो किसी भी सूट या अपील को। तो मतलब पहली बात, क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो रेंट कंट्रोलर है और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है क्या वो आपका सीपीसी से गवर्न होता है? तो नहीं। जो हमारा रेंट कंट्रोल और आरसीटी है वो कभी भी हमारा सीपीसी से बाउंड नहीं होता है। उसके पास खुद का जो यहाँ पे इस एक्ट का रूल्स है वो हो सकते हैं, या फिर वो जस्ट एज एन पीएनजे से गवर्न हो जाएगा।
ठीक है। और उसके पास सारी सीपीसी वाली पावर और फंक्शंस होते हैं काहे के लिए, जब वो किसी भी केस को डिस्चार्ज करे या किसी भी सूट और अपील को सुने। कैसे कैसे, मतलब जैसे समन्स कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं किसी मैटर में, रिव्यू कर सकते हैं, कमीशन इशू करा सकते हैं जब आपका 40 ऑर्डर 40 डील करता है, डिसमिस कर सकते हैं किसी भी पिटीशन को एक्स पार्टी, सेटिंग असाइड कर सकते हैं ऑर्डर का, ब्रिंगिंग एलआर्स को रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, ऑर्डर 22 में बात की गई है। और अगर कोई और अदर मैटर है तो ये सारी चीज़ें आपके सीपीसी में बताई गई। तो वो यहाँ पे जब वो किसी भी सूट और अपील के मैटर्स में ये सारी चीज़ें सीपीसी से ले सकते हैं। इसका क्लॉज टू बात करता है LRCT, मतलब यहाँ पे हमारे पास रेंट कंट्रोलर का नहीं बताया गया, तो रेंट कंट्रोलर नहीं, RCT रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो कभी भी एडजमेंट नहीं देगा विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे आपको एडजमेंट के लिए एक रिटर्न में एप्लीकेशन तो फाइल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे कि आपको एडजमेंट क्यों चाहिए, ठीक है। देन क्लॉज 3 बात करते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग होती है बिफोर RCT शैल बी डीम टू बी, कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा इसको, विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं इसको कौन सा कोर्ट माना गया है, तो इसको सिविल कोर्ट माना गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे सिविल कोर्ट माना गया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए इसको यहाँ पे अपन ने सिविल कोर्ट माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रोसीडिंग्स होती है, यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद तो सीधे सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 के बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। अब आपके पास अगर सपोज कोई ऑर्डर आ गया, कोई भी डिस्प्यूट था लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, वो डिस्प्यूट एंड हुआ और आपके हाथ में एक ऑर्डर आ गया, तो आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? आप क्या पूरा ऑर्डर 21 CPC का यहाँ पे लेके आएंगे? नहीं, यहाँ पे द RC शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के हाथ में आ सकता है आपका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर, तो एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास बाय दिस एक्ट। वो किस मैनर में कराएगा कि जैसे या तो यही फाइनल ऑर्डर है या फिर कोई और अदर ऑर्डर जो पास किया गया हो इस एक्ट में, ठीक है। लाइक अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द, क्या करेगा, कोई भी एक मोड को चुन लेगा वो, जैसे या तो अटैचमेंट करा लेगा, अटैचमेंट एंड सेल हो जाएगा, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी का अरेस्ट एंड डिटेंशन कर लेगा, अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट ऑफ द अपोजिट पार्टी, सैलरी और अलाउंसेस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट को कहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको वो कर लेगा, अटैच कर लेगा, अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज ए कमिश्नर एंड सच रेम्यूनरेशन में बी फिक्स्ड बाय और डिप्यूटिंग एनी ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और चाहे तो कमीशन इशू कर देगा, सीधी बात है, जो ऑर्डर 40 में आपका कमीशन इशू करता है वो कर देगा, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द प्रीमिसेस ऑफ द एप्लीकेंट, और पोजेशन की डिलीवरी भी करा देगा। तो वो क्या क्या कर सकता है, वो सबसे पहले तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट और सेल कर सकता है, अरेस्ट और डिटेंशन कर सकता है ऑर्डर 38, अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट ऑफ द अपोजिट पार्टी के वो बैंक अकाउंट को भी अटैच कर सकता है, और जो अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो उसकी सैलरी एंड अलाउंसेस को भी कर सकते हैं, और कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑर्डर 40 के अंदर जाके, ठीक है। द कंट्रोलर में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल, तो कंट्रोलर क्या होगा, यहाँ पे हेल्प भी करेगा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। If the tenant does not vacate the premises within 3 months from the date of issue of certificate for recovery of possession, अब ये कितने महीने में खाली नहीं कर रहा, 3 महीने में, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन ही शैल बी लाइबल फॉर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन टू पे मीन प्रॉफिट। जो आपका मीन्स प्रॉफिट होता है वो उसकी डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2 के क्लॉज 12 ऑफ CPC में बताएगी, एक बार आप जाके रीचेक कर लीजिएगा, वैसे वही है, ऑफ द रेट ऑफ 2 times द रेंट इन द एकोमोडेशन इन द केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अगर कोई भी टेनेंट है
वो वेकेट नहीं करा, उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो गया या सर्टिफिकेट इशू हो गया रिकवरी ऑफ पोजीशन का कि आप रिकवर कर सकते हैं लैंडलॉर्ड, बट वो खाली नहीं कर रहा 3 महीने के अंदर अंदर। तो जो उसके सर्टिफिकेट के इशू होने से लेके आपको जो मेन प्रॉफिट होगा वो हम ले सकते हैं कितना, 2%, अगर आपका रेसिडेंशियल है तो। ठीक, और वहीं पे अगर आपका क्या कहते हैं कमर्शियल पर्पस है तो 3%। तो आपको यहाँ पे ये एक पॉइंट याद रखना होगा कि अगर आपका रेसिडेंशियल पर्पस है तो हम क्या कहते हैं आपसे उतना ले सकते हैं 2%, और अगर वहीं पे हमारा यहाँ पे हमारा कमर्शियल पर्पस आ जाता है तो हम आपसे 3% ले सकते हैं। ठीक है। द RCA shall conduct the execution proceeding in relation to a final order or any other order under this act in a summary manner and dispose of the application for execution under this section within 45 days from the date of service of the notice of opposite party। मतलब ये बोल रहा है RCA कंडक्ट करेगा प्रोसीडिंग की फाइनल ऑर्डर और अंडर दिस एक्ट कैसे मैनर में करेगा कि जैसे कि वो समरी प्रोसीजर कर रहे थे वो बहुत जल्दी जल्दी करेगा, वो बहुत लेंदी में नहीं करेगा। और अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसको डिस्पोज कितने दिन में करेगा, विद इन 45 डेज। तो अगर यहाँ पे कोई मतलब कई बार हो सकता है कि यहाँ से एक आपका MCQ बन जाता है कि कितने दिनों में अगर वो डिस्पोज करते हैं तो वो डिस्पोज करेगा वो 45 डेज में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। इन केस अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Now the next and I thought last important section of this act is right and obligation of landlord and tenant। अब उनके क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। लैंडलॉर्ड और टेनेंट है तो उनके भी तो कुछ राइट्स वगैरह होंगे। एवरी टेनेंट, जो भी टेनेंट के सारे राइट्स हैं वो आपके शेड्यूल 1 में बताए गए, और जो आपके लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं वो आपके शेड्यूल 2 में बताए गए हैं। ठीक है। और इसका प्रोवाइडेड डेट बोलता है in case of any clash of interest of the landlord and tenant or any point of doubt in respect of matter relating to rent। अगर आपका तो कोई भी क्लैश होता है मैटर में, कोई भी लैंडलॉर्ड है उसका, या फिर आपका कोई भी मैटर होता है रिलेटिंग टू रेंट को, तो द बेनिफिट ऑफ देयरफॉर शैल बी ग्रांटेड टू टेनेंट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो ये चीज़ बोल रहा है तो आपका कोई भी मैटर का क्लैश हो रहा है या फिर आपका कोई भी रिलेटिंग टू रेंट है तो जो सारा बेनिफिट किसको ग्रांट किया जाएगा, टेनेंट को ग्रांट किया जाएगा। और वहीं पे उसका नीचे आता है इन देयर इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर द पॉइंट ऑफ डाउट इन मैटर रिलेटिंग टू रिटर्निंग पोजीशन की पोजीशन कौन वापस करेगा ऑफ द एकोमोडेशन टू द टेनेंट, बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे बेनिफिट किसको ग्रांट किया जाएगा, लैंडलॉर्ड को। अगर आपका रिलेटिंग टू रेंट हो रहा है तो आपका बेनिफिट टेनेंट को दिया जाएगा, और अगर वहीं आपका रिटर्निंग टू पोजीशन हो रहा है तो जो आपका बेनिफिट होगा वो आपका लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। ठीक है। एवरी टेनेंट शैल हैव ऑब्लिगेशन, जो सबकी ऑब्लिगेशन है वो उसके आपके शेड्यूल 3 में बताई गई है, और टेनेंट की जो ऑब्लिगेशन है वो आपके शेड्यूल 4 में बताई गई है। ठीक है। एनी, इसका क्लॉज 5 बोलता है any willful attempt or act by the landlord to undermine or deny the tenant the rights available to him in schedule 1 shall constitute an offence under this act punishable fine not exceeding 5,000 rupees। अगर कोई भी वो कुछ ऐसा एक्ट करता है, कुछ ऐसा अटेम्प्ट करता है लैंडलॉर्ड के द्वारा जिससे जो उसके राइट्स दिए गए हैं उनमें दिक्कत आ रही है, तो जो टेनेंट होगा या वो डिनाई करते कि तुम इन राइट्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो जो टेनेंट होगा उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा 5,000 रुपीज़ तक का, और उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है 3 मंथ्स की। ठीक है। एनी विलफुल अटेम्प्ट और एक्ट डन बाय द टेनेंट टू अंडरमाइन और डिनाई द लैंडलॉर्ड्स द राइट्स अवेलेबल टू हिम इन शेड्यूल 2 शैल कॉन्स्टिट्यूट। अब तो वहीं अगर टेनेंट डिनाई करता है तो टेनेंट को भी 5,000 रुपीज़ का फाइन और सिंपल इम्प्रिजमेंट 3 मंथ्स तक की। ठीक है। एनी अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू निगलेक्ट फॉर एनी अनसब्सटेंशियल एंड फॉर इनसफिशिएंट रीजन द ऑब्लिगेशन इंजर्ड अंडर सबसेक्शन 3 शेड्यूल 3 शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। वहीं अगर कोई अटेम्प्ट लैंडलॉर्ड करते कि उसके ऑब्लिगेशन को तो भी उससे 5,000 रुपीज़ का फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे यही सेम चीज़ आपका 8th वाला क्लॉज बोल रहा है। ठीक है। नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary
contain in this act any landlord or tenant agreed by any order RC shall have the right to appeal। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा सेक्शन 13 स्टार्ट हो गया। अपील यहाँ पे अपील का कोई लिमिटेशन नहीं दिया, बट उन्होंने ये बताया गया कि जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड है दोनों के पास आपका अपील का राइट होता है, और वही सेम मैनर में अपील वही होती है जो आपका मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है आरसीटी के पास, ठीक है। यहाँ पे बट एक चीज़ याद रखना, जो इसकी अपील होती है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों को लगता है कि कहाँ जाएगी, तो इसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में नहीं जाती, ठीक है। Now the last section of this act is repeal and saving। No, there is an यहाँ पे आपका एक अमेंडमेंट भी आया है 13A सेक्शन, जो कि आपका 2014 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया, पावर टू मेक रूल्स। जिसके पास पावर्स है रूल बनाने के, तो जो रूल बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे नॉर्मली पूछ सकते हैं, तो बहुत छोटा सा सेक्शन है, आप एक बार देख लीजिए, अमेंडमेंट का ईयर देख लीजिए। तो 2014 के अमेंडमेंट से ये आया और पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इज रिपील एंड सेविंग। ऑन दिस एक्ट, रिपील का मतलब है इस एक्ट के आने से पहले हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था ये चीज़, तो कि जो हमारा 1961 वाला एक्ट था वो रिपील किया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है ये आपका कौन सा एक्ट रिपील हुआ था, तो 1961 वाला एक्ट रिपील हुआ था। आप एक बार इसके सारे शेड्यूल्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस पढ़ लीजिए। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इस एक्ट में कुछ भी समझ नहीं आया या कहीं पे भी दिक्कत हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम वो चीज़ आपको दोबारा क्लियर कर देंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो हम हर एक्ट को एक एक दो बार अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास मेजर एक्ट्स भी हैं और भी माइनर के काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, वो सब हमें ख़त्म करने हैं। तो आप प्लीज़ बता दीजिए जैसा भी होता है, और आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए। और